आज के इस क्लास में हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो देखने वाले हैं या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, शेर शाह के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया है, इसलिए 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। शासक कौन है भाई साहब? शेर शाह। अब शेर शाह के शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, यहां पर सेनाओं का जो क्रम था यह किस प्रकार से था, हम इस चीजों को इस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रश्न को आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे साम्राज्य निर्माता के रूप में शेर शाह की उपलब्धियों की क्या करे, व्याख्या करे। तो दोनों ही प्रश्न क्या है, तो यहां पर सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चंस ने कहा शेर शाह के बारे में, तो पहले हम शेर शाह का ऐतिहासिक परिचय कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं शेर शाह की, तो भाई साहब यह एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने शासन काल में कुछ भी ऐसा काम जो है नया नहीं किया। जो पहले के शासकों के द्वारा काम कर दिया गया था उसी काम को यह सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, उसको कभी जो है नीचा गिरने नहीं दिया। अपनी शासन व्यवस्था में इन्होंने क्या किया, तो उसी आधार पर सुधार की प्रक्रिया करी। बस इतना सा काम किया इन्होंने अपने शासनकाल में, बाकी और भी नया कुछ करने का इन्होंने अपने शासनकाल में प्रयास नहीं किया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि शेर शाह जो है यह मध्यकालीन भारत के एक महान शासन प्रबंधकों या फिर सुधारकों में से एक था, परंतु उसने जो है किसी भी नई शासन व्यवस्था को अपने शासन काल में जन्म नहीं दिया। उसके द्वारा किए गए शासन सुधार उसके पूर्व कभी ना कभी लागू रह चुके थे। यानी कि उन्होंने अपने शासन काल में जो भी शासन में सुधार किया, जो भी व्यवस्थाएं लगाई, वह व्यवस्था पहले से किसी न किसी शासक के द्वारा शासन काल में लगाया गया था। इसीलिए हम लोग शेर शाह को व्यवस्था प्रवर्तक ना मानकर इसे शासन सुधारक मानते हैं। व्यवस्था प्रवर्तक किसको मानते हैं? जो नई नई चीज लाता है, जो नए नए व्यवस्थाओं को अपने साम्राज्य में कायम करता है। लेकिन शेर शाह ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, तो जो भी चीजें थी दूसरे शासक के द्वारा पूर्व में लगाए गए चीजें थी, उसी को सुधारने का प्रयास किया, उसी को लागू करने का प्रयास किया। इसलिए हम लोग इसे एक शासन सुधारक के नाम से जानते हैं। इतना तो निश्चित है कि पूर्व सुल्तानों के द्वारा किए गए प्रयोगों का लाभ लेते हुए उन्होंने इस तरह इसे लागू किया कि वे अधिक क्रांतिकारी और नए लगने लगे थे। अब देखो, उन्होंने भले ही किसी दूसरे के द्वारा लागू किए गए प्रणाली को अपने शासन प्रणाली में यूज किया, लेकिन उसे कुछ इस प्रकार से अपनाया, कुछ इस प्रकार से लागू किया कि लोगों को लगा यह बिल्कुल नया है, यह जो है पहले कभी नहीं आया था। इस प्रकार से जो है इस व्यवस्था को इन्होंने सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हम लोग, आपका जो प्रश्न कह रहा था कि शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था जो है यह क्या है, तो समझिए शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें हम सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था को समझते हैं। तो शेर शाह जो था भाई साहब यह निरंकुश शासक था। निरंकुश होते हुए भी इन्होंने जो है प्रजावत्सल्य का शासन किया। प्रजावत्सल्य कहने का मतलब इन्होंने जो है अपने शासन काल में प्रजाओं को काफी अधिकार प्रदान किया। शासन के सभी कार्य वह जन कल्याणकारी की भावना से करता था। कभी भी उन्होंने जो है जनताओं को, लोगों को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया, जनताओं को शोषित करने का काम नहीं किया। हर दृष्टिकोण से उसके द्वारा जो है क्या किया गया, तो जनता को बहुत अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया और वह इसमें काफी ज्यादा सफल भी रहे थे। इसके अतिरिक्त बात करें तो शासन की सुविधा के लिए सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर उनके विभागों की स्थापना की गई तथा मंत्रियों को इन विभागों का क्या किया गया, तो उत्तरदायित्व सौंपा गया। यानी कि ऐसा नहीं था कि वह राजा भले ही था, लेकिन हर एक काम जो है वह स्वयं से नहीं करता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो हर एक विभाग में मंत्री नियुक्त किए और सभी को अपना जो है कार्यभार सौंपा कि आपको जो है इस विभाग में इस तरीके से जनताओं के लिए कार्य करना है, हमारे इस साम्राज्य के लिए काम करना है। अगर देखिए, एक व्यक्ति अगर पूरे साम्राज्य के लिए काम करता है तो क्या होगा, सही रूप से विकास का क्रम देखने को नहीं मिल सकता है। अब अगर यहां पर विकास का क्रम आपको देखना है तो जरूरी हो जाता है कि हम हर दृष्टिकोण से एक अलग अलग जो है क्या करें, तो विभागाध्यक्ष नियुक्त करें, सभी को अपना एक अलग अलग कार्य दें ताकि वह जो है अपने कार्य का निर्वहन कर सके और इससे क्या हो सके, प्रांतीय विकास हो सके। इसके उपरांत क्या होता है कि शासन की नीति का निर्धारण, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार जो है मंत्री को नहीं था। अब स्वाभाविक सी बात है, बताइए, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए मैं आपको आज अपने साथ यहां पर पढ़ाने के लिए रख लेता हूं, मैं इस चैनल का ऑनर हूं,
तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपको इसकी व्यवस्था को चेंज करने का अधिकार दे दूंगा। मैंने सिर्फ आपको पढ़ाने का अधिकार दिया है, मैंने इसकी व्यवस्था को या फिर इसमें क्या लाना है, क्या करना है, इसका अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है। शेरशाह ने भी वैसा ही किया। शेरशाह भले ही हर विभाग में मंत्री नियुक्त कर दिए, सभी को अपना कार्य समझा दिया कि आपको कौन सा कार्य करना है, लेकिन इन्होंने जो है उसके पास यह अधिकार नहीं दिया कि भाई साहब आप जो है शासन की नीति का निर्धारण कर सको, उसमें कुछ सुधार कर सको, उसमें कुछ परिवर्तन कर सको। ये नियम हम बनाएंगे, बस तुम्हें नियम का क्या करना है, पालन करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब विभाग कौन कौन सा था, तो विभाग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला विभाग जिसे दीवान ए वरजात के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? दीवान ए वजारत के नाम से जाना जाता था। यह विभाग आर्थिक मामला को देखता था, यानी कि किस प्रकार से जो है हमारे साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसकी देखरेख करना किसका काम था, तो दीवान ए वजारत का। इसका अध्यक्ष जो है जिसे क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि दीवान ए वजरात के अध्यक्ष को किस नाम से जानते थे? आप कहोगे सर वजीर के नाम से जानते थे। दूसरा विभाग जो था दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज जो था यह सैनिक भर्ती और उसके संगठन और उसको नियंत्रित करने का काम करता था। तो यहां पर आपने क्या देखा, दूसरा विभाग क्या करता है, तो दूसरा विभाग दीवान ए आरिज जो है यह सैनिकों की भर्ती करती है, उसके संगठन को बनाती है और उसका नियंत्रण करती है। और इसके प्रमुख जो होते थे उसे आरिजे मुमालिक के नाम से जाना जाता था। आरिजे मुमालिक किसका जो है अध्यक्ष होता था? दीवान ए आरिज का। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा जो था वह था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जिसका काम था प्रशासनिक विभाग को देखना, जितने भी अधिकारी होते थे उसके कार्यभार को देखरेख करना। इसके बाद उसको जो है जो भी नियम व्यवस्थाएं बनाई गई थी उन नियम व्यवस्थाओं को उसे पालन करवाना, उसमें लिपिबद्धता करवाना, यह सभी का सभी काम किसका था? दीवान ए इंसा का। इसके बाद जो अगला विभाग था वह था दीवान ए काजी। दीवान ए काजी जो कि आपका यह न्यायिक व्यवस्था से संबंधित था। किससे संबंधित था? न्याय व्यवस्था से संबंधित था। किस प्रकार से न्यायपालिका जो है कार्य करेगी इसको देखरेख कौन करता था? दीवान ए काजी करता था। और इसका जो प्रमुख था उसे काजी कहा जाता था। चलिए अगला जो विभाग था वह था दीवान ए वरीद। दीवान ए वरीद जो कि एक गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग कहने का मतलब जो दूसरे जगह की सूचनाओं को क्या करता था? लाने का प्रयास करता था या फिर अपनी सूचना जो है दूसरों के पास पहुंचाने का काम करता था, इसी को गुप्तचर कहा जाता था। तो गुप्तचर विभाग जिसे दीवान ए वरीद कहा जाता था और इसके जो अधिकारी होते थे इसे वारी ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारी ए मुमालिक। ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं, ये तो इसका केंद्रीय शासन व्यवस्था था। प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी? क्योंकि हमारे भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था आज नहीं बरसों से है। यहां पर केंद्र में भी सरकार रही है, राज्य में भी सरकार रहा है। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो शेरशाह के समय में सूबों अथवा अक्ता के शासन व विभिन्न अधिकार जो है यह समान रूप से नहीं देखने को मिलता था। यानी कि हर जगह जो है उसकी शासन व्यवस्थाएं समान रूप से देखने को नहीं मिलती थी। प्रत्येक अक्ता, अक्ता जिसे सूबा कहते थे, सूबा सरकार को क्या किया गया था? तो बांट दिया गया था। और इसके दो अधिकारी होते थे, एक था भाई साहब सिकदार ए सिकदारा और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफा। नाम तो याद रखना पड़ेगा, इतिहास है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको नाम याद करवा दूं। नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भाई साहब सूबा को विभाजित किया गया था उसके जो अधिकारी थे, दो अधिकारी, एक था आपका सिकदार ए सिकदारा और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफा। समझ गए? चलिए सरकार जो है कई परमाणुओं में विभाजित कर दी गई थी और प्रत्येक फरगने क्या करते थे? तो एक सिकदार हुआ करता था प्रत्येक फरगाने में। इसका कार्य था शांति व्यवस्था को स्थापित करना। गांव शासन जो थी, गांव में जो शासन व्यवस्थाएं थी उसे वह क्या करते थे? तो स्वयं को एक इकाई के रूप में बांट दिया था, जिसमें मुखिया हुआ करता था, चौधरी हुआ करता था, पटवारी हुआ करता था। ये सभी के सभी मिलकर क्या करते थे? तो ग्रामीण व्यवस्थाओं की देखरेख करता था। तो उम्मीद करता हूं आप प्रांतीय व्यवस्था को समझ गए होंगे कि प्रांतीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया गया था। तो यहां पर इसे विभाजित कर दिया गया था सूबों में और सूबों के अधिकारी जो थे सिकदार ए सिकदारा थे और एक थे भाई साहब मुंसिफ ए मुंसिफा। इसके बाद जो है सरकार के द्वारा सरकार जो है इसे कई परगनों में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक परगनों को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यहां पर विभाजित किया गया था।
ग्रामीण क्षेत्रीय इलाके में मुखिया, चौधरी, पटवारी इस सबको नियुक्त किया गया था, जो कि क्या करता था, तो ग्रामीण सफाई ग्राम की जितनी भी व्यवस्थाएं उन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करता था। इसके बाद थी आपकी न्यायिक व्यवस्था। अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो समझिएगा न्यायिक व्यवस्था क्या है। तो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शेरशाह सूरी की व्यवस्था थी, शेरशाह सूरी ने न्यायिक व्यवस्था प्रशंसीय थी। न्याय हो व जनता को न्याय मिले, इसे गहरी आस्था थी। सीधा सीधा पहले मैंने आपको बताया कि जनता के लिए भाई साहब शेरशाह सूरी जो है क्या किए, तो इन्होंने जनता के प्रति अपना जो है भाव काफी अहम रूप से दिखाया था। हमेशा यह चाहते थे कि कोई भी जनता हो उसके साथ एक उचित न्याय हो। क्या हो? एक उचित न्याय हो। कभी भी किसी को अन्याय का सामना ना करना पड़े, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, ऊंच जाति का हो, नीच जाति का हो, हमारा दोस्त हो, हमारा दुश्मन हो, कोई भी हो, कानून के दृष्टि में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। शेरशाह सूरी के शासन व्यवस्था का यह क्या था, तो एक बहुत ही अहम कड़ी था। शेरशाह की कठोर दंड नीति की जो व्यवस्था थी, उसने क्या किया था, तो पूरे साम्राज्य में अपराध की दर को कम कर दिया था। शेरशाह सूरी सीधा सीधा कहते थे कि भाई अगर कोई अपराधी पाए जाओगे तो समझ लो कि जैसा अपराध उसको वैसा दंड मिलेगा। अगर मौत देते हो किसी को तो उसके बदले तुम्हें भी मौत मिलेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण जो है इसके साम्राज्य में क्या होता है, तो भाई साहब दंड यानी कि अपराध जो है क्या होता है, काफी कम हो जाता है। जनता की रक्षा के लिए पुलिस कर्मी भी नियुक्त किए जाते हैं, सैनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो कि जनता की रक्षा करता है, जनता की जो है तकलीफें, जनता की जो परेशानियां हैं उसे देखता है। शेरशाह सूरी काफी शक्तिशाली और विशाल सेना रखने में जो है अपने आप को सक्षम रखते थे, और इस कारण से जो है इनकी क्या होती है, तो भाई साहब इनकी जो सैन्य शक्ति है ये काफी मजबूत थी। और उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को फिर से क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था थी, जो कि सैन्य व्यवस्था के प्रति काफी सजग था, उसकी भी सैन्य व्यवस्था जो थी, उसकी भी सैनिक शासन व्यवस्था जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, वह भी काफी मजबूत था। और वैसा ही शेरशाह सूरी के द्वारा देखने को मिला। इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को क्या किया गया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा एक बार फिर से जीवित कर दिया गया। तो ये सारी न्यायिक व्यवस्था थी किसके, शेरशाह सूरी की। उम्मीद करता हूं ये आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखो तो भू राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो भू राजस्व प्रणाली के लिए, राजस्व प्रणाली और भूमि प्रबंध के सुधार के लिए शेरशाह सूरी ने जो है काफी सारे निर्णय लिए थे। जैसे कि भूमि का सर्वेक्षण करना और उसका वर्गीकरण करना, भूमि कर का निर्धारण करना। इन्होंने निर्धारित किया था कि भाई भूमि पर जो भी उपज होगी उसका हम 1/3 भाग क्या करेंगे, 1/3 भाग जो है हम ले लेंगे। इसके बाद किसानों को पट्टा प्रदान कर कबूलियत पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था इसके द्वारा। तो ये सारी इसकी जो है भू राजस्व व्यवस्था थी। उम्मीद करता हूं आप इनके सभी व्यवस्थाओं को समझ गए होंगे कि आखिर इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं केंद्र में क्या थी, इसके बाद प्रांत में क्या था, इसके बाद इसकी न्यायिक व्यवस्था क्या थी और भू राजस्व व्यवस्था क्या था। अंततः हम अगर निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे किस प्रकार से कहा जा सकता है कि शेरशाह एक सफल शासक प्रबंधक जो है यह सिद्ध होता है। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था समय के अनुकूल व उच्च कोटि की थी, यानी कि जिस तरीके की वर्तमान की स्थिति थी उस समय तत्कालीन स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग, और यह काफी जो है उच्च कोटि का प्रशासनिक व्यवस्था था इनका। प्रशासन के क्षेत्र में व्यक्तिगत रुचि लेने के कारण जो है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने में शेरशाह सूरी क्या हुए, तो काफी सफलता प्राप्त की। तो ये रही आपकी जो है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का रूपरेखा। उम्मीद करता हूं आप हमारे इस स्टेटमेंट को, हमारे इस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा, क्या सर आपको ये चीजें जो है अच्छे तरीके से समझ में आया, यस टाइप कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो नो टाइप कीजिए। आपको क्या करना है, तो इसको जो है अगर नहीं समझ में आया है तो दोगुना स्पीड पर ले जाइए। वैसे तो हमारा भी स्पीड काफी कम नहीं रहता है। आप इसे बार बार सुनिए, नोट करिए कॉपी में, और एग्जाम तक इसे बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि पेपर में जैसे ही क्वेश्चंस आए आप तांडव मचा सको। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगती है अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास अब कंटिन्यू मिलने वाली है। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।